नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन ए कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया वाकई बहुत बहुत अजीब होती है। असल में जो कई बार दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है असल में वो दिखता नहीं है। आज की जो हत्या की कहानी है ये भी कुछ इसी तरह से है। पुलिस को लाश मिलती है, सुसाइड नोट मिलते हैं, सारे सबूत मिलते हैं, और पुलिस लगभग इस मामले को आत्महत्या ही मानती है और उसी के हिसाब से अपना काम करती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस फाइल को बंद करने की सोच रही थी, पर जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस उस रिपोर्ट को पढ़ती है, उसके बाद पुलिस चौंक जाती है। पूरा मामला ही उल्टा पड़ जाता है। और इसके साथ इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जो आप समझेंगे वो होगा नहीं, और जो होगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढ के लाता रहूँ। 29 जून 2019 इस तारीख को भोपाल सेंट्रल जेल के प्रशासन इंतज़ार कर रहे थे अपने कैदी का वापस लौटने का। कैदी उनका 14 दिन की पैरोल पे बाहर गया हुआ था और 29 तारीख को उसकी अंतिम तारीख थी वापस लौटने की। कि तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है कि वो कैदी जो पैरोल पे बाहर गया हुआ था उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पे बाकी जो वहाँ सबूत मिले उसके आधार पे पुलिस जेल प्रशासन को जानकारी देती है। ये जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन भी इंतज़ार करती है लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट आने का। ये जो कैदी है इसका नाम है राजेश परमार, उम्र तकरीबन 34 साल। साल 2014 में एक हत्या के केस में इसके ऊपर मामला दर्ज होता है। ये गिरफ्तार भी होता है, उसी मामले में जेल जाता है, और साल 2016 में जेल में रहते हुए ही कोर्ट का आदेश आता है इस हत्या के मामले में आजीवन कारावास। 2016 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है कोर्ट से, और वो जेल में ही रहता है जब से गिरफ्तार हुआ है तब से। उसके बाद साल 2019 में उसके पिता की मौत हो जाती है और इसी वजह से उसे पैरोल मिलती है। 14 दिन की पैरोल मिलती है। 15 जून को वो बाहर निकलता है और उसके लौटने की अंतिम तारीख 29 जून को है। 29 जून की सुबह को राजेश के घर में आग की लपटें दिखाई देती है। आस पड़ोस वाले दौड़ते हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, और उसी में से किसी एक पड़ोसी ने लोकल पुलिस को जानकारी दी, फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया। पर जब तक वो पुलिस और फायर ब्रिगेड आती तब तक आग पूरी तरीके से फैल चुकी थी और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुलिस आती है, अंदर जाती है तो लाश लगभग जल चुकी थी। पहले देखते ही उसे मृत मान लेते हैं, पर पुलिस बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल भेजती है जांच के लिए। जब डॉक्टर उसे देखते हैं, जांचते हैं, तो उसे मृत पाते हैं। उसके बाद पुलिस
उस सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घटनास्थल पे यानी उसके घर पे तलाशी के दरमियान उसके घर से एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट पुलिस पढ़ती है तो सुसाइड नोट में ये था कि पिता की मृत्यु के बाद अब उसे कभी पैरोल पे बाहर निकालने वाला कोई नहीं रहा और जेल की ज़िंदगी से वो बहुत ही परेशान हो चुका है। इसलिए इन सब चीज़ों से परेशान हो कर के अपनी ज़िंदगी से हार कर के मैं आत्मदाह कर रहा हूँ, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। पुलिस जब इस सुसाइड नोट को पढ़ती है, हैंडराइटिंग वगैरह सब कुछ जांच होती है तो राजेश की ही लिखावट थी। उसके बाद पुलिस लगभग मान लेती है कि ये आत्मदाह की कहानी है, क्योंकि मोटिव भी था और सब भी बरामद हुआ है, तो मामला लगभग साफ कि भाई परेशान होकर के इसने आत्मदाह कर लिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस सबको उसके रिश्तेदार उसके परिजन को सौंप देती है। रिश्तेदार भी सबको लेने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस इंतज़ार कर रही थी तो बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद इस केस को फाइल को बंद कर देंगे। लगभग एक दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस समय के एएसपी जो थे उनका नाम था अखिल पटेल। अखिल पटेल जी जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं। अब चौंकने की बात ये थी कि उस रिपोर्ट में मौत की जो वजह बताई गई थी वो दम घुटना या फिर आग से जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। जब पुलिस ये रिपोर्ट पढ़ती है तो वो जो इस केस को इस फाइल को बंद करने का सोच रही थी उसको खोलती है और दोबारा जांच में जुट जाती है। सबसे पहले एसपी साहब ने जो घटनास्थल से फ़ोटोग्राफ्स लिए गए थे उसे मंगवाते हैं, उसे बारीकी से देखने लगते हैं। फ़ोटो जब वो देख रहे होते हैं तो उस एक फ़ोटो में वो गौर करते हैं कि जो व्यक्ति मरा है उसके दोनों पैर बिल्कुल सीधे साथ हैं, पर जब कोई आग लगा के मरता है तो वो चीखता चिल्लाता है, छटपटाता है, तड़पता है, उछल कूद करता है। तो फिर ये कैसे संभव है कि वो उसका पैर बिल्कुल साथ हो, अलग होना चाहिए था। एक पॉइंट ये भी पुलिस देखती है, इस पर भी शक करती है। दूसरा, और जो फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं उसमें एक फ़ोटोग्राफ्स में पुलिस गौर करती है कि जो राजेश परमार की जो बॉडी दिख रही है उसमें उसके हाथ और पैर ज़्यादा जले हुए नहीं हैं, बस उसका चेहरा, बाकी का शरीर पूरी तरीके से जला हुआ है। इसको देखने के बाद पुलिस वापस घटनास्थल पर जाती है और फिर बारीकी से वहाँ की जांच शुरू करती है। जांच के दरमियान पुलिस आसपास वाले जो थे उनसे भी पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि 28 जून को राजेश के साथ 2 और भी व्यक्ति को देखा गया था। पुलिस राजेश के रिश्तेदार से उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध करती है। लेने के बाद उस नंबर पे कॉल लगाती है, वो नंबर बंद जाता है। तो फिर पुलिस उसकी डिटेल्स निकलवाती है, कॉल लॉग्स निकलवाती है, तो एक नंबर पे कई बार फ़ोन किया गया हुआ था। जब उस नंबर पे फ़ोन मिलाती है तो वो भी नंबर बन जाता है। फिर पुलिस उस नंबर की पूरी डिटेल्स जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल नंबर है वो एक निहाल नाम के लड़के का है। अब निहाल बिहार का रहने वाला था।
और जानकारी जुटाने पर पता चलता है कि निहाल पहले राजेश के घर पे ही किराएदार था। 5-6 महीने पहले वो इस घर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हुआ था, यहीं पास में। पुलिस को ये निहाल के बारे में पता चलता है तो पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि अब कहीं राजेश ने निहाल को ही मार के तो नहीं यहाँ रख दिया है, या फिर निहाल ने ही ऐसा नहीं किया हो। पर जब तक सारी जानकारी, पूरी कहानी खुलती नहीं है, तब तक पुलिस के मन में ये सवाल बने हुए थे और उसके जवाब के लिए पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। पुलिस को अपनी जांच में सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि निहाल गुजरात में है। अब जैसे ही पुलिस को निहाल की गुजरात में होने की जानकारी मिलती है, फ़ौरन पुलिस की एक टीम गुजरात के लिए रवाना होती है और निहाल को धर दबोचती है। जब निहाल को पकड़ती है, उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करती है, फिर जो कहानी सामने आती है वो कुछ इस प्रकार से है। निहाल बताता है कि राजेश जब पैरोल पे बाहर आता है तो वो उससे संपर्क करता है। निहाल उससे मिलने भी जाता है, बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान निहाल को राजेश अपनी कहानी बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब पिता भी नहीं रहे जो कभी मुझे पैरोल पे बाहर भी निकाल सकते थे, जो आखिरी उम्मीद थी आज वो भी नहीं रहे। वो बड़ा इमोशनल हो गया था, रोने लगा। राजेश कुछ क्राइम सीन, कुछ क्राइम वीडियोस, कुछ क्राइम स्टोरीज देखता है, सुनता है, उससे आइडिया लेता है। उसके बाद उस राजेश ने निहाल को भी इसके बारे में अवगत कराया कि असल में मैं दुनिया के सामने तो मरना चाहता हूँ, पर असल ज़िंदगी में जीवित रहना चाहता हूँ। अब इसके लिए राजेश ने निहाल को अपनी पूरी प्लानिंग समझाई। पहले तो निहाल मना कर गया कि ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, पर जब राजेश ने उसे कुछ पैसे का लालच दिया, कुछ पैसे उसे एडवांस के रूप में दिए भी, तो फिर पैसे के लालच में आकर के निहाल भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। इसी साजिश के तहत राजेश ने 23 जून को अपनी मां को किसी कारण से, किसी बहाने से कहीं बाहर भेज देता है। चूँकि घर में एक उसकी माँ ही थी और तो कोई था नहीं, तो अब निहाल और राजेश पूरी प्लानिंग दोनों मिलके करते हैं। इसी साजिश के तहत 28 जून को राजेश और निहाल निकलते हैं और दोनों अपना मोबाइल वहीं छोड़ के जाते हैं। एक पेट्रोल पंप के किनारे एक व्यक्ति पे नज़र पड़ती है राजेश की, जो लगभग उसी के कद-काठी का, उसी की हाइट का था। तो उसे देखने के बाद दोनों तय करते हैं और उसके बाद उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं और इसी दोस्ती के दरमियान उसे शराब पीने का ऑफ़र करते हैं। राजू मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। शराब के लालच में वो भी इनके साथ, इनकी पार्टी में शामिल होने को तैयार हो जाता है। तीनों राजेश के घर पे पहुंचते हैं। राजू को दोनों मिलकर के बहुत शराब पिलाते हैं। जब राजू अपना होश खो बैठता है, नशे में पूरा चूर हो जाता है, तो राजेश उसका गला दबा करके हत्या कर देता है।
हत्या करने के बाद घर में जो उसके कुछ किताब जो कबाड़ थे वो सारा उसके शरीर पे रख देता है और उसके बाद बाइक से पेट्रोल निकाल करके उसके पूरे शरीर पे छिड़क देता है। दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और छत की तरफ से दोनों बाहर निकल जाते हैं। छत पे वेंटिलेशन होता है, आपके घर पे भी होगा, दोनों उससे बाहर निकल जाते हैं और इस सफाई से सारा काम करते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता। बाहर जाकर के खिड़की से माचिस जला करके अंदर फेंक देते हैं। आग पूरी तरीके से पकड़ लेती है, दोनों तसल्ली से देख लेते हैं कि आग पूरी तरीके से फैल गई है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोबाइल वहीं जो पुराना उनका नंबर था वो वहीं पे छोड़ करके निकल जाते हैं। उसके बाद सुबह में पड़ोस वाले आते हैं और पुलिस को खबर होती है। अब निहाल गुजरात निकल जाता है और राजेश निहाल का ही एक पुराना सिम ले करके साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है। दोनों अलग अलग जाते हैं। उसके बाद जब पुलिस निहाल को पकड़ लेती है और निहाल ने जब पूरी कहानी उसे बताई, फिर भी पुलिस के पास जब तक राजेश मिल नहीं जाता तब तक पक्का सबूत तो है नहीं। इसलिए पुलिस इंतज़ार करती है कि राजेश संपर्क तो करेगा ही निहाल से और पुलिस को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अगले दिन ही राजेश का कॉल निहाल के नंबर पे आता है। राजेश बताता है कि वो चेन्नई में है और उसे चेन्नई में मदद की ज़रूरत है। कोई अगर निहाल का कोई दोस्त हो वहाँ पे तो उसकी जानकारी दे। तो निहाल बताता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, जानकारी देता हूँ तुम्हें। ऐसा करके फ़ोन काट देता है। अब पुलिस जैसा निहाल से बता रही थी, निहाल वैसा ही कर रहा था। राजेश को फ़ोन करवाती है, उसे एक मोबाइल नंबर देती है और वहाँ पे उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए बोल दिया जाता है। असल में वो जिसका नंबर दिया गया होता है वो भी पुलिस की ही टीम होती है, पुलिस वाला ही होता है। अब राजेश को तो पकड़ना था। राजेश नंबर पा के खुश होता है, उस पर फ़ोन मिलाता है, बातचीत करता है और मिलने की जगह पूछता है। राजेश बड़ा खुश कि उसे उस जगह पे भी मदद मिल जाती है। वो सोच के उस जगह पे पहुंचता है, लुंगी और चंदन किए हुए, शर्ट पहने हुए। पुलिस के पास वो पहुंचता है और बताता है कि वो राजेश है, इसने ही फ़ोन किया था। जैसे ही पुलिस राजेश को देखती है उसे पकड़ लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार जैसे उसे पकड़ती है तो राजेश चौंक जाता है, पूछता है कि कौन हो। तो पुलिस बताती है कि चलो आगे बताएंगे कि मैं कौन हूँ, जहाँ से आए थे वापस वहीं तुम्हें ले जाने आया हूँ। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है और फिर सारा मामला खुलता है और पुलिस राजेश पे और निहाल पे राजू के कत्ल का एक और केस दर्ज करती है और इस केस में भी दोनों को अभियुक्त बनाया जाता है और निहाल और राजेश को जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।